प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथमेटिक्स यानी गणित विषय पर चर्चा करेंगे और वन बाय वन जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, जो हमारे जितने भी कंपटीशंस हैं, उन सब का सिलेबस मिला करके जो हमने कोर्स तैयार किया है, जो कंटेंट तैयार किया है, उन सभी कंटेंट को वन बाय वन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं जो सिलेबस है। टॉपिक पढ़ने से पहले तो हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हम लोगों को पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। आप चाहे एसएससी सीजीएल दे रहे हों, सीएचएसएल दे रहे हों और यूपीएसआई वगैरह का एग्ज़ाम, जो भी परीक्षाएं हमारे प्रदेश स्तर पर या सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं वनडे पैटर्न पे, सिविल में भी आप जा सकते हैं। सिविल के सीसेट का प्रारूप जो है, सारी चीज़ें समराइज होंगी। हाँ, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ टॉपिक्स किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, कोई बात नहीं। आने वाले समय में जिस तरह से कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, कब उसको शामिल कर लिया जाएगा कोई जानता नहीं, वो मैं चर्चा कर दूंगा आगे, ठीक है। आइए प्लीज़, जैसे जब हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, तो पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमारा सिलेबस क्या होगा। मैथमेटिक्स को हमने ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस आप कह सकते हैं, इनको इतने भागों में मैंने डिवाइड कर रखा है। जैसे एक पोर्शन आपको मिलेगा अरिथमेटिक, जिसको आप अंकगणित कहते हैं। अलजेब्रा है, जिसको आप बीजगणित कहते हैं। ज्योमेट्री है, हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है। मेंसुरेशन में दो सेक्शन मिलता है, एक 2D 2 डायमेंशन की बात करते हैं, 3D 3 डायमेंशन की बात करते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन मिलता है। डेटा एनालिसिस है, जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। आफ्टर दैट, इतने के बाद आपके दिमाग में हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएँ, उसको हमने मिसलेनियस कर रखा है। जैसे हमारे कुछ विद्यार्थी बैंक पीओ के होते हैं, उसके सिलेबस में कुछ अनदर टॉपिक्स एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की जाती हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा मैथमेटिक्स का मेजर क्लासिफिकेशन है। इसके बाद जब हम लोग अंकगणित में चलेंगे, अरिथमेटिक की जब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन सब में, तो इसमें भी अरिथमेटिक में आपको ढेर सारे टॉपिक्स मिलेंगे। जैसा कि कोई बताने की चीज़ है नहीं कि मतलब आपको मालूम नहीं है, आप सारी चीज़ें जानते हैं। आप जब अरिथमेटिक को देखते हैं, अंकगणित को देखते हैं, तो इसमें ढेर सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तमाम किताबों में जो है आपको दिया जाता है विषय सूची में। जैसे नंबर सिस्टम है, बहुत ही हिट चैप्टर है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें भी ढेर सारे सब टॉपिक्स मिलेंगे। जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें बात करेंगे। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होता हो, या आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नंबर सिस्टम से 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल न बनते हों। और ये तो बहुत ही ब्रॉड लेवल का टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड। और पूरी जो अरिथमेटिक हमारी है ना, जो अंकगणित है ना, वो नंबर्स पे ही चलती है। संख्याएं भाई, जो नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो नंबर्स हमारी हैं, जो संख्याएं हैं, जो डिजिट्स हैं, उनका सिस्टम यानी कैसे वो आपस में ऑपरेट होती हैं, कैसे वो आपस में जुड़ती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, घटती हैं, एट्सेट्रा, उनकी सारी कैलकुलेशन की बात हम लोग इसमें करते हैं। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग आते हैं फंडामेंटल्स में। आप समझ लीजिए कि जो पेपर बनते हैं हम लोगों के कंपटीशन के, 3-4 क्वेश्चन, 5 बड़ी चीज़ है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फंडामेंटल्स से आपको मिलेगा। ये जो आपका फंडामेंटल्स दिख रहा है,
फंडामेंटल, ये अंकगणित के सेक्शन में बता रहा हूँ, अर्थमेटिक के सेक्शंस हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे 1 by 1। जैसे फंडामेंटल्स की हम लोग बात करते हैं, फंडामेंटल्स को देखिए हमने डिवाइड कर रखा इतने टॉपिक्स, फंडामेंटल्स में इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यूनिट डिजिट हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में, या मैक्सिमम अगर एक साल में 5 एग्ज़ाम हो रहे हैं तो 3 एग्ज़ाम में एक सवाल यहाँ से रहता है। हाँ, लेवल धीरे धीरे क्वेश्चन का बढ़ता जा रहा है, इकाई का अंक ज्ञात करना जिसको आप लोग कहते हैं। फिर फाइंड आउट रिमाइंडर, शेषफल प्राप्त करना, अक्सर एक सवाल, और बहुत ही आपके एसएससी के सीजीएल में तो बहुत प्यारे और बड़े अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। अच्छे सवाल का मेरा यही मकसद है कहना है आपको कि उन क्वेश्चंस को जो बहुत ही मेहनती विद्यार्थी होते हैं, जो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करते हैं, वही इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। मेरा कहना यह है कि ये क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस हैं जो आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं। अरे भाई 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, एक पैमाना मान लें, 100 बेस ले लेते हैं, तो 100 के बेस पर 60 क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन जब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब आगे इंक्रीज करते हैं, तो जा करके 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन सभी चले जाते हैं। उसके ऊपर जब बढ़ना होता है ना, तो प्रॉब्लम होती है। ये वे टॉपिक्स हैं जो आपकी मेरिट को डिसाइड करते हैं और सिलेक्शन दिलाते हैं। वीव एडवांस की हम लोग बात करते हैं, इसको आप लोग सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत भी देख सकते हैं, कंसीडर करते हैं। तमाम टीचर्स या लेखक जो राइटर्स हैं वो अपने हिसाब से भी कुछ टॉपिक्स को इधर उधर कर लेते हैं। नंबर्स ऑफ जीरो, जीरो की संख्या अक्सर देखा जा रहा है कि अब यहाँ से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये फंडामेंटल्स के जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये आप देखिएगा, ये वाला जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम्स ऑन DDQR, ये आप हिंदी में बता दे रहा हूँ। जैसे कि डिवाइज़र है, पहले समझ लीजिए, डिवाइज़र है, डिविडेंड है, कोसेंट है, रिमाइंडर है। आप बोलते हैं हिंदी में भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ओके, डिवाइज़र मीन्स भाजक, डिविडेंड मतलब भाज्य, कोसेंट मतलब भागफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल। उस पर जो ऑपरेशन करके जब क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं, ये इस टॉपिक से भी आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छे क्वेश्चन का बस मतलब है वे क्वेश्चंस जो मेरिट डिसाइड करते हैं। सीरीज के क्वेश्चंस, इसको अक्सर आप रीजनिंग के बेस पे भी समझ लेते हैं कई बार, लेकिन जो मैथमेटिकल सीरीज होती है ना, वो मैथमेटिकल सीरीज AP अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, GP ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, SP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको आप अक्सर समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। अच्छे सवाल बन रहे हैं यहाँ से। फैक्टर थ्योरम, SSC तो आपका खूब सवाल पूछ रहा है यहाँ से। फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। थ्योरम लग गई है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स, सिद्धांत की बात हम लोग कर रहे हैं। ये सब वे चीज़ें हैं जिनको आप जब समझिएगा ना, तो सच में बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व होते हैं। तो थ्योरम को हमें समझना होगा। फ्रैक्शंस की बात हम लोग करते हैं, जिसको आप लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न बाई फ्रैक्शन, जैसे हम लोग 1/3 कहते हैं, 4/5 कहते हैं, है ना। फ्रैक्शन से भी अक्सर एक सवाल आता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कितने प्रकार की भिन्न होती हैं। उनका एक सवाल अक्सर पूछा जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न। अक्सर यहाँ से आता है जब ऑर्डर पूछता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर जब पूछता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फ्रैक्शंस का यूज LCM SCF में भी होता है। LCM SCF जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। खैर, डेसिमल्स, दशमलव की बात, डेसिमल्स के खूब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं आपके। एक सवाल अक्सर यहाँ से बनता है, प्लेस एंड फेस वैल्यू,
आप देखेंगे, मैं एक सवाल बनने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा एसएससी सीजीएल में ही सवाल पूछेगा, नहीं माय डियर। हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि टायर 1 में अगर इससे पूछता है तो टायर 2 में इससे पूछ लेगा। जरूर नहीं कि सबसे एक एक सवाल ही पूछेगा, यहाँ पूछा वहाँ पूछा, कहीं ना कहीं पूछ लेगा। नहीं पूछता है एसएससी की अगर हम बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें, आयोग है, आयोग ने एक साल में 4 भर्तियां की, तो 4 भर्तियों में हो सकता है कि 2 भर्ती में सवाल इससे पूछ ले और 2 भर्ती में इससे पूछ ले। तो हम लोग तो यही कहते हैं ना भाई कि एसएससी ने दोनों से सवाल पूछा। कमीशन की नज़र में वो क्वेश्चन है तो किसी भी एग्जाम में उस सवाल को रिपीट कर सकता है, वो पूछ सकता है, हमें तैयार रहना है। डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, ये तो हमारे कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करता है। डिविजिबिलिटी का मतलब आप लोग समझते हैं, विभाज्यता। अक्सर एक सवाल आ जाता है कि जैसे आपको दे देगा 6 6 6 6 6 6, पूछ देता है कि निम्न में से किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने कई ठो पढ़े होंगे, देखे होंगे। इसको हम लोग बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। यूज ऑफ फार्मूला, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इंडिया लेवल पे अगर कोई एग्जाम हो रहा है, जैसे एसएससी हमेशा इंडिया लेवल पे कंडक्ट कराता है, या स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको कि जब इससे क्वेश्चन आता है तो बहुत ही, आई थिंक नॉट मोर देन 5% से ज़्यादा विद्यार्थी सवाल को हल नहीं कर पाते। तो कल लग जाओ, बात की बात है। मतलब ये टॉपिक बहुत बढ़िया। तो आप समझ सकते हैं कि मेरिट को कितना डिसाइड करता होगा। मतलब आप बिल्कुल उस वाले कैटेगरी में रहेंगे जो सिलेक्शन की बात करते हैं फार्मूला। अरे भाई a+b का होल क्यूब का एप्लीकेशन कैसे करना है, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, है ना बॉस, ये सारी चीज़ें कैसे हमको यूज करनी है। जैसे हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि a+b का जब होल स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, a+b का होल स्क्वायर जब लिखते हैं तो हम लोग अक्सर ये बात करते हैं a² + b² + 2ab, यही बोलते हैं। नहीं, जब आप उसको मैथमेटिक्स में अप्लाई करने जाएंगे, a+b का होल स्क्वायर, अगेन आई रिपीट, a² + b² + 2ab, यह गलत है। सही क्या है? a² + 2ab + b²। अब आप हो सकता है कि अब सोचें वीडियो देखते समय, पढ़ते समय, अरे यार बात तो वही है, अभी तक हम लोग a² + b² + 2ab पर सवाल करते आए, इंटरमीडिएट पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए, हमने बीएससी कर लिया। ठीक है, आपने कर लिया। अगर आपके ब्लड में बात चले कि a² + b² + 2ab, यही रीज़न है कि हमें कंपटीशन बीट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ढेर सारी जगह पे ये फॉर्मेट एक्सेप्ट ही नहीं करता है क्वेश्चन, हमें बैकफुट पे लाके फेंक देता है। हमें सही और शुद्ध पढ़ना है। अगर ये आदत डालते हैं तो हमारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए। अभी जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ये मैं दिखाऊंगा। अभी आगे बढ़ता हूं तो a+b का होल स्क्वायर में प्रॉब्लम क्या है, मैथमेटिक्स नहीं एक्सेप्ट करती, कैसे वो मैं दिखाता हूं अभी। फिर पढ़ाते समय हम लोग कई बार देखते हैं कि बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं जिनको स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है ना, और स्क्वायर क्यूब रूट निकालने में प्रॉब्लम होती है। अब आप कहेंगे कौन सी ज़रूरत है इसकी? 2 ज़रूरत है। एक तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दूसरा जब ये सारी चीज़ें हम जानते हैं तो हमारे कैलकुलेशन जो होते हैं ना बहुत फास्ट होते हैं, और जब कैलकुलेशन फास्ट होता है हमारा तो हम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करते हैं, सही सॉल्व करते हैं। एग्जामिनेशन में टाइम का प्रेशर हमारे पास नहीं रहता, रिलैक्स रहते हैं। और जब हम रिलैक्स रहते हैं और हमारे पास टाइम रहता है पर्याप्त, तो जानते हैं क्या होता है, बड़े बड़े प्रश्नों को जो हमें दिक्कत पैदा करते हैं उनको भी हम लोग ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। दैट्स वाई ये टॉपिक जो है बड़ी बड़ी चीज़ों का, जैसे कि नंबर्स हैं, उनका हम कैसे जल्दी से स्क्वायर निकालेंगे, जल्दी से क्यूब निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन,
ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ज़्यादातर, ठीक है कैलकुलेशन तो सबका फास्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो 3 टॉपिक्स आप देख रहे हैं जो विद्यार्थी बैंकिंग एग्जाम के हैं, बैंकिंग सेक्टर के, जो बैंक में जॉब पाना चाहते हैं, बैंक के एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे बैंक पीओ, क्या बात है, आप समझ लीजिए कि यहाँ से खूब क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशंस करने आपको नहीं आता है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन, अच्छा ऐसे होता है ना कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस बड़े सेट पैटर्न पे होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, सेट पैटर्न पे। ऐसा नहीं है कि 13.98 मल्टीप्लाइड बाई 28.3625 का मल्टीप्लाई करो और 1 सेकेंड में बताओ, जस्ट इम्पॉसिबल, नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अभी मैं करके दिखाता हूं, परेशान न होइए, थोड़ा इसको डिस्कस कर लिया जाए। सेट पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं डियर स्टूडेंट, कि उनको हम विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर लेते हैं और अपने टाइम को बचाते हैं। तो फिर जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट हमारा मल्टीप्लाई करने का, उस पर जाइएगा तो एक बगल वाला विद्यार्थी जो आपका है, परीक्षार्थी जो है, वो ये सीख चुका है और आप नहीं सीखे हैं, तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। कंपटीशन में तो जानते हैं हाफ एंड मार्क्स की जो प्रॉब्लम है कि इतना मेरिट डिसाइड करती है। खैर, ये फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं, इतने टॉपिक्स हमारे पास फंडामेंटल्स के हैं। और जैसे कि स्क्वायर की मैं बात कर रहा था, जब स्क्वायर वाली अब बात करते हैं, जैसे 45, बहुत ही बेसिक चीज़ मैं ले रहा हूं। अब 45 का स्क्वायर करना है, तो इसको तो हम लोग ऐसे ही समझते हैं ना कि 45 में 45 का मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर का तो मतलब यही होता है भाई। तो आज जब ट्रेडिशनल जाइएगा तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 25, 5, 2 कैरी किया, आफ्टर दैट दिस 20 और 2 लिया, 2 2, है ना, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में ऐड किया। ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट है जो सिखाने, बहुत बेसिक मैंने लिया है, सिखाने के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसको सीखना क्या है कि 5 है तो डायरेक्ट 2 5 लिख दो, 5 का स्क्वायर, सीधी बात। 5 का स्क्वायर 2 5 लिख दो, और 4 है, इसमें एक ऐड कर दो, 4 में एक ऐड करिए, आपको मिलेगा 5। ये वाला 5 नहीं, अलग से 5, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 5 4 जा 20, या 4 है, एक बढ़ा के 5 में मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आ गया 20 25। जैसे मैं अगर आपको कहूँ 75 का स्क्वायर, तो आप लेफ्ट से भी चल सकते हैं, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 5 है भाई, 8 7 56 और 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होगा। जैसे 95 का स्क्वायर करना है, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करो तो 90 होगा, ये 25 रहेगा ही रहेगा। जैसे 85 का स्क्वायर करना है बॉस, एक बढ़ा के तो 72 हो गया, 25 रहेगा ही रहेगा। इजी है कि नहीं है? बिल्कुल इजी है, लेकिन इसको हम लोग सीखेंगे। 185 का भी स्क्वायर करेंगे, 2185 का स्क्वायर भी करेंगे, ऐसे ही करेंगे, विद इन सेकेंड करेंगे, टॉपिक आएगा तब। ठीक है, हम लोग फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे। फंडामेंटल्स में जो टॉपिक आपको दिखाई दिए थे वो सारी बातें 1 बाई 1, और हर एक टॉपिक पे मैं आपको बता दूं कि जैसे ये टॉपिक आपका है, अगर सपोज करिए फंडामेंटल्स का, कम से कम हर टॉपिक पे 50 क्वेश्चन, एट लीस्ट 50 क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं कि मोर देन 50 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप केवल इतने क्वेश्चंस को लेके चले, जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके साथ, एग्ज़ाम का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करूँगा उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। हर टॉपिक पे 50 क्वेश्चन कम से कम। कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे 150 भी हो सकते हैं, 200 क्वेश्चंस भी हैं, 250 क्वेश्चंस हैं। जैसे जब हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन, आपको 300 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादा जनरेट होते हैं।
अब हम पार्टनरशिप में कितना क्वेश्चन बना सकते हैं भाई? 50 क्वेश्चन बहुत है, बाहर नहीं जाना है उसे क्वेश्चन। आइए देखते हैं, जब हम लोग फंडामेंटल्स के आगे अर्थमेटिक के बाद बढ़ते हैं तो अर्थमेटिक वाले में फंडामेंटल पे हम लोग थे, यहाँ पर थे हम लोग मैथमेटिक्स से, ये आपका है अर्थमेटिक में। मैं आ गया था फंडामेंटल से, वहाँ गया था। अर्थमेटिक वाले पोर्शन में इंडिसेज है, रूट प्रॉब्लम्स हैं। रूट प्रॉब्लम्स आप समझ रहे हैं? रूट प्रॉब्लम्स का मतलब है जो आप लोग सर्ट्स की बात करते हैं, अंडर रूट की बात करते हैं, उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, एग्जाम में देखा गया है। और इसके क्वेश्चंस ऐसे सेट पैटर्न पे जाते हैं कि अगर आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, समझने की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब न तो आपके पास वहाँ पे पेज होता है मेरे भाई, न तो वहाँ पे इतना आपके पास टाइम होता है कि आप उन क्वेश्चंस को डिटेल में जा कर के एक पेज पे सॉल्व करें। लेकिन अगर इसके पैटर्न आपको पता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ छोटा सा, जो आप लोग बुक्स वगैरह की स्टडी करते हैं, पेपर्स की स्टडी करते हैं, तो आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई देती होंगी, ना दिखाई देती हों तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जैसे रूट की बात हम कर रहे हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ प्लीज़, 5 + 2 √6 प्लस 1/√5 + 2 √6 जैसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए और आप लगाने की कोशिश भी कीजिएगा। अगर इसको आप ट्रेडिशनली लगाने की कोशिश करेंगे तो कई मिनट्स लग सकते हैं, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर हम पहले से क्वेश्चन जान रहे हैं, मैथमेटिक्स है यार, समझने की चीज़ है, याद करने का विषय नहीं है। तो ये नहीं कि हमने पहले से सवाल को याद कर रखा है। ये CGL वगैरह में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मेंस में टायर 2 में आया हुआ है, और ये तब बहुत आता था जब SSC अपना एग्ज़ाम जो मेंस कराता था, प्री और मेंस होता था, उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लेता था। अब कंपटीशन का लेवल ऊंचा उठता गया तो SSC ने इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रख दिया। अगर इसको आप ट्रेडिशनली लगाओगे तो मैं बता रहा हूँ ना कि कई मिनट्स लग सकते हैं, और कई मिनट्स का टाइम हमारे पास कंपटीशन में होता नहीं है। तो इसको हम लोग, अब ट्रिक तो मैं नहीं कहता, शॉर्टकट्स भी नहीं कहता, ये बहुत आजकल चल रहा है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट है नहीं भाई, लॉन्ग कट ही पकड़ो आप। लेकिन टाइम सेविंग मेथड्स अगर कोई है तो हम उसको ज़रूर अप्लाई करते हैं, समय बचाने वाला मेथड। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं मेथड लगाने जा रहा हूँ समय बचाने के लिए, ये नहीं है कि हर जगह अप्लाई होगा, वो एक क्वेश्चन का नेचर होता है। अभी यहाँ पे जो रूट की जो नंबर है, इसको अगर हम चेंज कर दें, जो डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ द रूट बदल दें, तो हमारा प्रोसेस नहीं अप्लाई होगा, कुछ और अप्लाई होगा। आइए देखते हैं। जैसे ट्रेडिशनल तो बात बदल गई, इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो हमारा नॉलेज, जो हमारी स्टडी है, वो यही कहती है कि भाई 6 का स्क्वायर रूट निकाल लो। अब यार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर कहीं पे गुरु √9 होता तो हम 3 लिख लेते, प्लस माइनस होता है वो अलग की चीज़ है। लेकिन √16 आता है तो आप 4 कर दोगे, √25 आता है तो आप 5 कर दोगे। इट्स ईजी, वेरी ईजी यू कैन से। बट √6 आएगा तो प्रॉब्लम है। इसका जो वैल्यू होगी ना 2 पॉइंट समथिंग पॉइंट में आएगी, और जब पॉइंट को मल्टीप्लाई करके प्लस करके फिर जब आप
कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर इसका तो वैल्यू निकालना ही पड़ेगा हमको, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। यही है टेक्निक कि आप इसको जल्दी से कैसे करते हैं, टाइम बचेगा, एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई होंगे। अब आप बात करते हैं कैसे होगा सर, तो मैं बता रहा हूँ, हालांकि टॉपिक लेंदी है, वो टॉपिक आएगा तब पढ़ा जाएगा, फिर भी ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे पैटर्न पे सेट होता है कि इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है भाई, 5 है, 5 के 2 पार्ट लो आप, 2 नंबर ऐसी सोचिए जिनका एडिशन यानी जोड़ 5 हो। अब आप कहेंगे सर घटाना कैसे, घटाना क्यों नहीं, टॉपिक में बात करेंगे, अभी इसकी बात करते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। 5 को आप ऐसी 2 वैल्यू में तोड़ो कि जिनका सम यानी +5 हो और मल्टीप्लिकेशन अंदर वाली नंबर हो। 2 ऐसी संख्याएं जिनका योगफल 5 हो और गुणा उनका 6 हो, तो स्वाभाविक है कि आप कहेंगे सर 3 और 2, 3 और 2 5, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6। आप कहेंगे सर 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मैं कहूँगा वेरी गुड, आप दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा दो, बीच में प्लस लगा दो, इसकी वैल्यू आ गई। ए प्लस है, आप प्लस कर लो, ये 1 है, अपॉन हो गया भाई। जब आप इसको तोड़ेंगे सेम वैल्यू है तो वही चीज़ आ जाएगी, √3 + √2। जानते हैं 60% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे जब हम रूट पढ़ाएंगे, शॉर्ट्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जब अपॉन के नीचे अगर अंडर रूट है, हम लोग ट्रेडिशनली नहीं जा रहे हैं भाई, जब नीचे अंडर रूट है तो आप इसको केवल और केवल एक प्रोसेस के तहत आप रिमूव कर सकते हैं, वह कहलाता है परमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट क्या बनेगा इसका, संयुग्मी जिसको आप कहते हैं, वैल्यू वही लेते हैं हम लोग, केवल साइन जो होता है इसका अलग ले लेते हैं। और ये आप जानते हैं a + b, a - b, ये तो अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जब आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये मौखिक होगा। मैं बताऊंगा क्या कि इसका आप रेशनलाइजेशन करेंगे, वैल्यू सेम ऊपर जाएगी और ए केवल माइनस हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ये वैल्यू आपकी ऐसे है, ये ऐसे है, ये प्लस का साइन है, मैं कहूँगा आपसे जब पढ़ाऊँगा कि अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, 3 और 2 1 आ रहा है और प्लस है, तो ऊपर केवल आपको ऐसे लिख के माइनस कर देना है, ये भी आपको नहीं करना है, और तुरंत माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2√3। इजी है। आपको मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन ही था, आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन, वैसे अगर आप थोड़ा सा तेज हों, दिमाग लगाएं, तो आप केवल ये 2 स्टेप की बात कर रहे हैं और इससे छोटा नहीं होने वाला, ये भी बता दे रहा हूँ, इससे छोटा नहीं होगा। हाँ, इसको छोटा आप अपने ब्रेन के जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना शक्ति है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। छोटा कैलकुलेशन जब ब्रेन से करेंगे, कलम कम चलेगी तो ये छोटा हो जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन जल्दी करना है तो आप टारगेट बना लीजिए, याद रखिए कि आपको कम से कम लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जब कम लिखेंगे तो दिमाग का यूज ज़्यादा करना होगा। ठीक है, मैंने ये बताया कि एक बड़ा सवाल कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है अगर आपको प्रोसेस यानी सिस्टम टेक्निक पता है तो। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं बात कर रहा था कि मैथमेटिक्स पे जब हम थे, उसके बाद फंडामेंटल पे आए, और मैथमेटिक्स के साथ हम लोग अर्थमेटिक की बात करते हुए फंडामेंटल्स को डिस्कस किया कि फंडामेंटल्स में क्या चीज़ें हैं, और रूट प्रॉब्लम्स की बात हुई। सिंप्लीफिकेशन आप जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन
बॉड मास को लेकर के चलता है, वी बॉड मास को लेकर चलता है, तमाम कैलकुलेशंस होती हैं, मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पे लगता है, फार्मूलाज लगते हैं, सारी चीज़ें लगती हैं। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग अर्थमेटिक के रेशियो, जो आप रेशियो और प्रोपोर्शन आप देख रहे हैं ना, बहुत ही, ये आप चैप्टर मत कहो इसको, ये आपका कंसेप्ट है। जैसे परसेंटेज है, आगे दिखेगा, परसेंटेज इज नॉट अ चैप्टर, दैट इज कंसेप्ट। चैप्टर और कंसेप्ट में डिफरेंस जानते हैं क्या होता है? चैप्टर का मतलब एक फिक्स टाइप का क्वेश्चंस पर उसका रूल अप्लाई होगा, दैट इज चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेंस्ट्रुएशन की हम लोग बात करेंगे, अभी आगे आएगा। तो अगर कहीं पे कहता है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई दी गई है 20 मीटर, 10 मीटर, सो ऑन, उसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप सीधा कहते हो कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, सीधा सीधा कहते हैं। और 20 और 10 का गुणा कर देंगे, जो भी वैल्यू दी होगी उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्षेत्रफल एक चैप्टर है, मेंसुरेशन एक चैप्टर है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, क्षेत्रफल, परिमाप की ही बात करेगा। क्षेत्रफल में आपसे ब्याज की बात नहीं करेगा। लेकिन मैंने बोला कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज नॉट लाइक अ चैप्टर्स, ये सब कंसेप्ट हैं, सिद्धांत हैं, कहीं भी जा सकते हैं भाई। क्या सिद्धांत है भाई? जैसे डिस्काउंट की आप बात करते हैं, डिस्काउंट इज नॉट अ चैप्टर, डिस्काउंट इज अ कंसेप्ट। आप दुकान पे जाते हैं, 10 रुपए का सामान है, तुरंत कहते हैं डिस्काउंट कुछ होगा। कभी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे ही मार्केट में दैनिक जीवन में उपभोग लाने वाली वस्तुएं आप खरीदते हैं, तुरंत वहाँ पे डिस्काउंट की बात करते हैं, छूट मिलेगी एटसेट्रा। परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज को आप लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी परसेंटेज आता है, कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट की हानि हुई। जब हम वर्क एंड टाइम की बात करते हैं तो वर्क एंड टाइम में भी परसेंटेज यूज होता है। मोहन की कार्य क्षमता सोहन की कार्य क्षमता से 50% अधिक है, परसेंटेज है कि नहीं है? जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, साधारण ब्याज की, तो सीधे सीधे आता है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। अरे यार, यहां भी परसेंटेज है। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, सेम सेम। इवन जब आप क्षेत्रफल में जाते हैं तो भी परसेंटेज आता है। किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें, चौड़ाई को 10%, 10% डिक्रीज कर दें, घटा दें, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परसेंटेज है, हर जगह परसेंटेज। यहीं तक नहीं, आप एकेडमिक स्तर में पढ़ाई की होगा, फिजिक्स में परसेंटेज है, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, वर्नियर कैलिपर्स, पेस मापी की आप लोग बात करते थे, वहाँ पे मिलेगा। केमिस्ट्री में भी परसेंटेज है डियर, कितना परसेंट अल्कोहल मिलाएं, होता है ऐसा। ये कंसेप्ट है, ये सिद्धांत है। उसी तरह से रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन एक मेथड है, कंसेप्ट है। इसको अगर आप सीखते हैं तो ढेर सारे चैप्टर्स में अप्लाई कर पाएंगे। जैसे एज प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप आएगा। मैं बता दूं कि ये दोनों ही चैप्टर अगर रेशियो आपको नहीं आता है तो ये चलेगा ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ेगा। एक चैप्टर आगे मिलेगा रेशियो प्रोपोर्शन पे आधारित, अगले पेज पे मैं आता हूं। एलिगेशन मिलेगा आपको, मिश्रण। अगर रेशियो नहीं आता है, एलिगेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। नहीं का मतलब और भी कोई मेथड आप लगा सकते हैं, बट दैट मेथड विल बी वेरी वेरी लेंथी। ये हमारे क्वेश्चन को टाइम बचाएगा, छोटा करेगा। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और हर एग्ज़ाम में भाई, हर एग्ज़ाम में सवाल होता है। और मैंने क्या बोला कि अगर सवाल नहीं रहेगा तो ऐसा सवाल रहेगा जहाँ पे मेथड अप्लाई होगा, एक कंसेप्ट अप्लाई होगा, एक सिद्धांत अप्लाई होगा। तब आप क्या कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, हम लोगों को बिल्कुल सिस्टमेटिक 1 by 1 चलना है। एक एक टॉपिक को डिस्कस करना और हर टॉपिक के सवाल। जैसे कई बार होता है
कभी कभी हम लोगों ने विद्यार्थियों से देखा है पढ़ते पढ़ाते समय, कोई एग्ज़ाम आया बोलते हैं कि सर जी ये पेपर देखिए, इसमें तो रेशियो का कोई सवाल ही नहीं दिया है। तो मैं कहता हूं कि बेटा रेशियो का सवाल नहीं दिया है, पार्टनरशिप का तो दिया है, साझेदारी का तो दिया है। जी सर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है माय डियर स्टूडेंट, इसको प्लीज आप सॉल्व करो विदाउट द यूज ऑफ रेशियो, मीन्स इसके बगैर आप सॉल्व करो पार्टनरशिप के सवाल को। तो कहता है सर नहीं हो रहा, मीन्स वह, अरे भाई चैप्टर्स आपके 100 हैं, टॉपिक्स आपके 100 हैं और क्वेश्चन आपके 25 आने हैं, तो कुछ तो छोड़ेगा। लेकिन वो ऐसा सवाल पूछता है जिसमें इस चैप्टर का यूज हो जाए, तो क्या करेंगे, करना पड़ेगा। एवरेज है, एवरेज में भी परसेंटेज भी आ जाता है, रेशियो भी आ जाता है ना। एलसीएम एचसीएफ तो जानते ही हैं आप, हर एग्ज़ाम में एक सवाल है और बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी भी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, इजी टॉपिक है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब बढ़ा जाता है अर्थमेटिक के अगले पायदान पे, तो ये चीज़ आपको मिलता है। जो पहला पेज था अर्थमेटिक का, 2 भाग में हमने लिया हुआ है। परसेंटेज की बार बार चर्चा मैं कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग टॉपिक है और ये कोई चैप्टर मत समझिए, इसको कंसेप्ट कहिए हमेशा। मैंने कहा ना शुद्ध सीखिए। परसेंटेज लेंदी है, इसमें ढेर सारी बातें हैं। इनकम से रिलेटेड सवाल हम लोग पढ़ते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड सवाल हम लोग पढ़ते हैं, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, है ना। एरिया से रिलेटेड हम लोग सवाल इसमें पढ़ते हैं, ढेर सारे कैलकुलेशंस इसमें आते हैं। इनकम बेस्ड सवाल होते हैं। चुनाव में वोट होता है, अक्सर आप देखते हो जब इलेक्शन होता है तो उसमें ढेर सारी बातें आती हैं, कितने % वोटिंग हुई 12 बजे तक, तो इलेक्शन की भी बात हम लोग इसमें करते हैं। ढेर सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलाकर हमारे मैथमेटिशियंस ने एक टॉपिक बनाने का प्रयास किया है कि इसे आप रीड कर लेते हो तो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम शायद न हो। डिस्काउंट की बात मैंने किया, परसेंटेज पे ही चलता है बेस, और इसका जो यूज होगा, डिस्काउंट का यूज मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द टॉपिक, दैट विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस। आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे अच्छे क्वेश्चंस, यानी लाभ हानि के सबसे अच्छे का मतलब समझ रहे हैं, मेरिट डिसाइड करने वाले। अच्छा क्वेश्चन का मतलब मैं कभी आपको टफ क्वेश्चन नहीं कहूँगा, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। एक चीज़ में 2 चीज़ उलझा देता है, 3 चीज़ ला देगा, 4 चीज़ ला देगा। अभी मैं सवाल आपको दिखाऊंगा, 3 4 थ्योरम सिद्धांत अप्लाई होते हैं। कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं हम लोग, तो डिस्काउंट को जब उसमें अप्लाई करता है ना, तो जानते हैं क्या करता है, एक क्वेश्चन में 3 चीज़ें लाता है। क्या? डिस्काउंट बिना परसेंटेज का चलना नहीं है, परसेंटेज लेके चलता है। परसेंटेज ले लगा, डिस्काउंट का कंसेप्ट लेता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस तो है ही। सोचिए जरा, एक सवाल में 3 कंसेप्ट लेके चलता है, और भी जो कैलकुलेशन रखेगा, सिंप्लीफिकेशन रखेगा, वो तो अलग की चीज़ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कई बार 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप पेपर उठा के देखिएगा, 50 क्वेश्चंस की अगर बात करें कि 50 क्वेश्चंस का पेपर अगर बनना है तो 4 से 5 सवाल वर्क एंड टाइम के होते हैं। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक का मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर चीज़ें आपको समझ में आ जाए। वैसे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आपके इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो चीज़, और जो दूसरा आपको मैंने हटाया हुआ था फंडामेंटल, जिस विद्यार्थी की मैथमेटिक्स वीक है, पूरे पे मत जाओ यार आप। मैथमेटिक्स वीक का मतलब कि आप उससे दूर भगे हुए हैं, और कोई बात नहीं है। गणित विषय को कहा जाता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इंडिया,
तो आप क्या किसी फार्मूले को अप्लाई करोगे कि आओ a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, नहीं हो रहा है तो लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, फिर निकल के आ जाएगा यस मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। क्या ऐसे आएगा? नहीं, ये याद करने का विषय है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नहीं है। वो किस फार्मूले से नहीं आने वाला है कि प्रधानमंत्री का नाम हमको, सीएम का नाम हमको फार्मूले के द्वारा निकले। जी नहीं, याद करने का विषय है और वहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज को घुमा करके जोड़ के दिया जाता है और आपसे जोड़ घटाना, गुणा भाग इत्यादि करवाता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आपने फंडामेंटल देखा था और आपके स्क्रीन पे जो ये टॉपिक्स दिख रहे हैं, अगर इतना टॉपिक्स आप तैयार कर ले जाते हैं तो मैथमेटिक्स के 60% क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपको, फंडामेंटल्स का जो टॉपिक था, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो बैक करके आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फंडामेंटल्स के टॉपिक्स को जो भी दिए गए हैं, और ये जो फ्रंट पे अभी दिखाई दे रहा है जिसमें परसेंटेज है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्क एंड टाइम है और पाइप्स एंड सिस्टम्स, नल हाउस वर्क एंड टाइम का ही पार्ट है, मैंने अलग कर दिया है। चाल समय दूरी आपका है, नाव तथा धारा है। चाल समय दूरी में ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, उनको अलग मैंने नहीं किया, जब पढ़ाऊंगा तो अलग करूंगा। नाव धारा है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है और आपका एलिगेशन जो मैं रेशियो के समय बता रहा था, बैक में जाके देख लीजिए। इसको मिश्रण कहते हैं। मिश्रण क्या है भाई? एक होता है एलिगेशन और एक होता है मिक्सचर। हालांकि अर्थ के आधार पर दोनों एक ही चीज़ें हैं, अर्थ के आधार पे, लेकिन इनका जो ऑपरेशन है वो दोनों अलग है। मिक्सचर और एलिगेशन बोथ आर डिफरेंट, लेकिन शाब्दिक अर्थ पे जाइएगा तो दोनों सेम नजर आता है, क्योंकि दोनों को हम लोग मिश्रण ही कहते हैं। अब आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा कि जैसे 2 ग्लास ले लो आप, ठीक है, 2 ग्लास ले लो। एक ग्लास में दूध है, प्योर दूध, बिल्कुल शुद्ध दूध। शुद्ध का मतलब आप समझते हैं, प्योरिटी 100% होनी चाहिए। और एक ग्लास में आप पानी ले लो और दोनों को आप एक बड़े ग्लास में मिला दो। ये हुआ मिक्सचर। एलिगेशन क्या है भाई? एक ग्लास आपका है, एक ग्लास में दूध और पानी का मिक्सचर है, मतलब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। दूध के साथ पानी मिलाना, दूध के साथ मिट्टी का तेल मत मिलाना, ठीक है। जो चीज़ मिलता है वही चीज़ मिलाए। गेहूं के साथ चावल नहीं मिलाएंगे, गेहूं के साथ गेहूं मिलाएंगे, एक अच्छी वैरायटी का और एक थोड़ा सा पुअर वैरायटी होगी, यही होगा, मिलाएंगे, है ना। तो एक ग्लास में आपने दूध और पानी का मिक्सचर रखा है, दूसरे ग्लास में दूध और पानी का मिक्सचर। आप कहेंगे तो दोनों सेम हो गए। नहीं जी, इसमें दूध ज़्यादा है, पानी कम है। जैसे 1 लीटर है तो, या 2 लीटर है मिक्सचर, तो 1.5 लीटर दूध है और आधा लीटर पानी है, राइट। और इसमें अगर 2 लीटर है तो 1 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, मतलब पानी ज़्यादा है, दूध कम है। यहाँ पे दूध ज़्यादा है, पानी कम है कि दोनों मिक्सचर। ये मिक्सचर जब दोनों को मिलाइएगा तो दैट इज कॉल्ड एलिगेशन, वो एलिगेशन कहलाता है। हालांकि आपको इतने शाब्दिक अर्थ में नहीं जाना है, जाने शुद्ध जाने तो एक लड़के से इंटरव्यू में पूछ लिया गया था, CGL के इंटरव्यू में, तब इंटरव्यू था तो उसमें पूछ लिया गया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड एलिगेशन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में दोनों में अंतर क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी जानते रहिए, शुद्ध सीखिए, आगे कहीं ना कहीं काम आएगा ही, है ना भाई। साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन, मिश्रण की हमने बात किया। इसमें हम लोग 3 तरह की बात करते हैं, बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस को उठाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन होता है अनाजों का मिश्रण करते हैं। अनाज मतलब गेहूं अच्छी क्वालिटी, ख़राब क्वालिटी का गेहूं मिला दिया हमने। दाल है, दाल के साथ दाल मिला दिया, दाल में पत्थर मिला दिया, देखते हैं दाल में पत्थर आता है, मिला दिया, बेच दिया, जो भी है। अच्छी चावल के साथ ख़राब चावल की वैरायटी है, मिला दिया। ये अनाज है। चाय पत्ती के साथ चाय पत्ती थोड़ी बहुत बची है, सड़ गई है, मिला करके बेच दिया, है ना। तो ये चाय पत्ती, ये अनाजों का मिक्सचर है। दूसरा होता है लिक्विड, द्रव की बात हम लोग करते हैं।
द्रव का भी बता रहा था कि दूध के साथ पानी आपने मिला दिया, अल्कोहल के साथ पानी मिला दिया, स्पिरिट मिला दिया, लिक्विड की हम लोग बात करते हैं। मिला दिया ड्रम में, अल्कोहल है, 2 लीटर अल्कोहल निकाल कर पानी मिला दिया, पानी मिल गया पूरा, फिर उसके बाद 2 लीटर आपने मिश्रण निकाल लिया, फिर पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार आपने किया। आफ्टर दैट उसमें अल्कोहल की मात्रा क्या होगी, पानी की मात्रा क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन। तो पहला हुआ अनाज, दूसरा हुआ लिक्विड की बात, द्रव की हमने बात की। थर्ड एंड लास्ट है मेटल्स की बात करते हैं, धातुओं की बात करते हैं। कापर है, जिंक है, तांबा है, जस्ता है, चांदी है, इनको पिघला करके और मिला दिया जाए। पिघला करके मिलेगा, सॉलिड सॉलिड है तो साउंड करेगा, टकराएगा, मिल तो सकता नहीं। पिघला दिया, लिक्विड फॉर्मेट में आ गया, तो लिक्विड नहीं, धातुएं हैं, फिर ठोस होती हैं तो उसमें कितना कितना पार्ट बना, इनकी बात। और ये टॉपिक टोटली डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो पे काम करेगा, इजी हो जाएगा हमारा टॉपिक। एवरेज से भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, खैर कोई बात नहीं, एक मेथड है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे चल करके। मैं इस टॉपिक पे, इस पे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोल रहा हूँ भाई? सिंपल इंटरेस्ट है। SI = PRT/100 आप जानते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इट्स वेरी सिंपल। मिश्रधन की बात करते हैं, मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं, मिश्रधन हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जानते हैं, तमाम बातें इसमें हैं, पढ़ते समय बताएंगे। लेकिन ये एलिगेशन जैसे मैंने बताया, तो एलिगेशन को आप समझें, मिक्सचर को आप समझें। जब मैं डिटेल में बताऊंगा, नोट कराऊंगा, लिखाऊंगा, PDF भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब उसकी बारी आएगी तब, नहीं तो हम सिलेबस डिस्कस नहीं कर पाएंगे। और जब कभी भी टॉपिक आप पढ़े, जैसे चाल समय दूरी अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, सपोज करिए चाल समय दूरी आज आप पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले ये समझिए कि स्पीड क्या चीज़ है, टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है। पहले तो शाब्दिक अर्थ पे जाइए, उनके डेफिनेशंस को समझिए। उसके बाद इनमें रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, पढ़ते समय यह हमेशा ध्यान दीजिए कि इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। अगर ये बात आप दिमाग में रख के चलेंगे ना, तो चैप्टर काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे अभी ताज़ा ताज़ा मैंने बताया आपको एलिगेशन का। एलिगेशन में मैंने क्या बताया भाई आपको? 3 तरह के मेजर क्वेश्चंस बनते हैं आपके। लिक्विड में लिक्विड मिलाता है, अनाज में अनाज मिलाता है, और धातुएं मिलाता है। अब इन्हीं 3 क्वेश्चंस पे जितना वो घुमा ले, अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई, जैसे इधर था परसेंटेज की बात मैं कर रहा था, परसेंटेज पे आ जाते हैं। परसेंटेज में मैंने क्या बात किया था? परसेंटेज बात करते समय मैंने कहा कि पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एरिया रिलेटेड आते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड आते हैं, फिर उसके बाद इनकम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आमदनी पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे इसमें कितने टॉपिक्स जनरेट हो पा रहे हैं, उन टॉपिक्स को अगर आप दिमाग में रख करके स्टडी करते हैं ना, तो मैं सच में बता रहा हूँ कि सिलेक्शन एक नहीं, कई सिलेक्शन आपके हो जाएंगे। जहाँ बैठेंगे वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये अर्थमेटिक का पोर्शन हमारा जो 2 भागों में हमने बनाया था, ये अर्थमेटिक आपको मिला। उसके बाद हमने जो है फंडामेंटल्स की बात की थी, ठीक है। जब हम लोग पुनः अपने वापस मैथमेटिक्स पे आते हैं कि मैथ्स का क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक की हमने बात कर दी, उसमें फंडामेंटल्स आया था, उसकी बात कर दी। जो भी चैप्टर्स हैं सब सामने आपके रखे गए हैं, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक हमको मिलता है एलजेब्रा। एलजेब्रा का टॉपिक हमको मिलेगा। जब एलजेब्रा की हम लोग बात करते हैं तो एलजेब्रा में भी ढेर सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं, मतलब ढेर सारे टॉपिक्स उसमें मिलते हैं। और वो टॉपिक्स मिलता है हमको, सामने जो दिख रहा है वो ये मिलता है कि एलजेब्रा और अर्थमेटिक में डिफरेंस क्या है। एलजेब्रा और अर्थमेटिक में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, अर्थमेटिक का मतलब अंक गणित मीन्स अंकों की गणित, अंकों के साथ खेलते हैं हम लोग, नंबर्स के साथ खेलते हैं हम लोग, डिजिट्स के साथ उसमें क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। बट यहाँ पर जैसे ही एलजेब्रा में हम आते हैं,
हमारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, चर राशियाँ, एक्स है, वाई है, जेड है, ए बी सी डी एट्सेट्रा। जब इनको लेकर के हम लोग आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी मिलके अलजेब्रा जनरेट करती हैं। तो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या हैं, वही वेरिएबल्स मीन्स एक्स वाई जेड ए बी सी, और क्या भाई, इसके अलावा तो वही कुछ ना। वेरिएबल्स क्या हैं, व्यंजक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्यंजक है क्या चीज़। एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन, क्या एक्स वाई वाला फॉर्मेट मिलेगा तो व्यंजक होगा, ना जी ना, पढ़ेंगे तब बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या हैं, बहुत ही अच्छा सवाल, इस समय यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं। अगर आप पॉलिनोमियल्स और एक्सप्रेशन को नहीं समझेंगे तो फैक्टर नहीं समझेंगे, और फैक्टर नहीं समझेंगे तो फैक्टर थ्योरम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फैक्टर जो होता है इन्हीं दोनों का होता है। पॉलिनोमियल्स क्या है भाई, बहुपद। बहुपद की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब ये मत समझिए कि बहुत से पद, नहीं जी नहीं। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 6। क्लियर है, दिख रहा है ना, क्लियर, ठीक है। एक्सप्रेशन की अगर बात हम करें तो कुछ भी आपको नजर आएगा वेरिएबल और नॉन वेरिएबल मिला करके इस तरह की चीजें, वो सब की सब एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स में कहता है कि जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स नहीं, सिंगल वेरिएबल, एक चर राशि, जो वेरिएबल है उसकी पावर, इसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकती। बेसिक जानकारी आप ले लो, शेष तो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो ये एक एक डेढ़ घंटे का टॉपिक है, आराम से डिटेल में जाएंगे, उसके बाद इसका कोई भी क्वेश्चन आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। क्या कह रहा है भाई, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, बट पॉलिनोमियल्स केवल यही है क्योंकि उसमें जो वेरिएबल यानी चर राशि यूज की गई है जैसे एक्स, उसकी पावर कभी भी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक में होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। खैर, पॉलिनोमियल्स जब आ जाएगा तो हम फैक्टर या फैक्टराइजेशन, गुणनखंड कहते हैं, पढ़ लेंगे। साइक्लिक एक्सप्रेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएल के टायर 2 वगैरह में खूब क्वेश्चंस बन रहे हैं, और आपके सिविल एग्जाम्स के सीसैट वगैरह में सवाल आ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। अलजेब्रा को उठाना शुरू कर दिया है अब। साइक्लिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन तो उठाया है सेम सेम, मतलब एक्स वाई का खेल है, वहाँ पे साइक्लिक चक्रीय क्रम बोला है। साइक्लिक का मतलब चक्रीय व्यंजक इसको कहते हैं। मैं एक लाइन बता देता हूँ, टॉपिक पढ़ेंगे तब। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा व्यंजक जिसमें अगर वह एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में है, 3 वेरिएबल, तो x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड और z इक्वल टू एक्स, याद रहे साइक्लिक, एक्स वाई जेड, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, z इक्वल टू एक्स, या ए बी सी है तो a के बाद b, b के बाद c, c के बाद a, क्रम है भाई। a प्लस बी तो b प्लस सी तो c प्लस a माइनस बी तो b माइनस सी तो c माइनस a बी तो बी सी तो सी ए। अगर ये फॉर्मेट बनता हो तो इस तरह के व्यंजक को हम लोग साइक्लिक एक्सप्रेशन कहते हैं भाई। रिमाइंडर थ्योरम, जैसे ही हम लोग पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, फैक्टर की बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। आपको मैं बता दूं यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है, वैसे टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हाईली इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे सवाल, मतलब ये नौकरी दिलाने वाले सवाल यहाँ से बनते हैं। और आप जब पढ़िएगा तो सच में बता रहा हूँ, इस टॉपिक को जब पढ़िएगा तो देखिएगा आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आएगी, और आपका मैथमेटिक्स में मन नहीं लगता होगा तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा।
यस, इसलिए नहीं आ रहा था, मैथ तो बहुत आसान लग रही और पेपर से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं, समीकरण। भाई जैसे ये चीज़ आपको दिख रहा है ना, एक्सप्रेशन मैंने बताया था, इसी में अगर बराबर का साइन लगाकर इक्वल लगाकर जीरो कर दिया जाए तो वह इक्वेशन बन गया। ये इक्वल है, जगह कम है, ध्यान दीजिएगा। इक्वल लगाकर कोई भी डिजिट लिख दिया जाए, अगर इक्वल का साइन है, बैलेंस है, एलएचएस और आरएचएस है, तो वह इक्वेशन कहलाएगा, ऊपर वाला इक्वेशन नहीं है। और इक्वेशंस के टाइप्स, वैसे तो बहुत से टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आपके जो पैटर्न जो हमारे करिकुलम जो हमारा दिया गया है, उसमें कहीं पर लीनियर है, कहीं पर जैसे बैंक वगैरह में नहीं ज़्यादा पूछा जाता, सीजीएल में पूछा जाता है। लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ठीक है, एक चर राशि और 2 चर राशि, दोनों बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन रहे हैं, बहुत बेहतर। क्यूबिक की भी बात करेंगे और क्यूबिक को हम लोग जोड़ देंगे रिमाइंडर थ्योरम से, ये भी देखिए क्यूबिक हमारा यहाँ से आ जाएगा, शेषफल प्रमेय से सॉल्व होगा, दोनों कनेक्ट होंगे। क्यूबिक की बात कर लेंगे, हालांकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो भी सवाल बन रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के बन रहे हैं। अब ये टॉपिक आप देखकर थोड़ा सा चौंक सकते हैं कि क्या यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ की क्या ज़रूरत थी, जब अर्थमेटिक में हमने बात कर लिया है। शायद ये आपके लिए नई जानकारी हो, हालांकि होना नहीं चाहिए। एलसीएम एचसीएफ 2 पार्ट में होता है, अंकगणित का एलसीएम एचसीएफ अलग है और बीजगणित का एलसीएम एचसीएफ माय डियर स्टूडेंट अलग है। इसमें एक्स वाई का खेल होता है, वहाँ पे डिजिट्स नंबर्स का खेल होता है, का क्वेश्चन बनता है। एलसीएम हालांकि दोनों का मतलब वही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, फिर से हिंदी टेक्निकल है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, याद रहे, ठीक है। लॉगरिथम की बात करते हैं, लघुगणक जिसको हम लोग कहते हैं। लॉगरिथम जो हमारा है लघुगणक, वैसे तो मतलब बहुत ही कम पूछा जाता है, आजकल एक आध सवाल आना शुरू हुए हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं इतना पढ़ा देना चाहता हूं कि भविष्य में अगर किसी एग्ज़ाम में सडन कोई टॉपिक ऐड कर दिया जाता है तो भी आपको कभी तकलीफ ना होने पाए, दैट्स वाई मैंने इसको इंक्लूड किया है। और आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे हम लोग, सर्वसमीका की बात करेंगे। जो मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, समीकरण और सर्वसमीका दोनों अलग चीज़ें हैं। समीकरण और सर्वसमीका दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट बात है, वो मैं बताता हूं आपको कैसे। समीकरण और सर्वसमीका, जैसे यहां पर बात करते हैं, देखिए मैंने कहा ना कि अगर आप शाब्दिक अर्थ को लेके चलें और उसे समझते हुए चलें तो आपका नॉलेज इतना हो जाएगा कि टॉपिक्स आपके इजी हो जाएंगे। समीकरण की बात करते हैं, फिर सर्वसमीका की बात करते हैं, ठीक है। आइए प्लीज देखते हैं समीकरण और सर्वसमीका, इक्वेशन आइडेंटिटी। आइए देखते हैं, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल लेकर के आपके सामने डिस्कस करता हूं तो अब बहुत बेहतर। सर्वसमीका का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? सर्व माने सभी के लिए, सम मतलब बराबर, और इसका मतलब है समीकरण मतलब सम केवल बराबर। लेकिन थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, आप सभी लोग इसको जानते हैं, साइन थीटा कहते हैं, प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं √2, मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं सुविधा के लिए, ये है, और मैं यहां पर लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
अगर हम बात करें कि समीकरण, तो मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर इक्वल का साइन दिखे वह समीकरण है। बस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, LHS RHS, LHS RHS, बायां पक्ष दायां पक्ष, बायां पक्ष दायां पक्ष अगर है, समीकरण है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब समीकरण ये भी है, समीकरण ये भी है। मैं कहूंगा यस, दोनों समीकरण हैं, दोनों समीकरण हैं। लेकिन सर समीकरण क्या है यार? पूछा जाए इन दोनों में समीकरण कौन है, कहेंगे आप ये भी है, ये भी है, क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन लगा, वो बैलेंस है दोनों। अगर यहां की बात हम लोग करें थीटा को, तो आप जानते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है अलजेब्रा है, तो वेरिएबल तो आएगा ही आएगा। आइडेंटिटी की बात मैं कर रहा हूं। तो मेरे भाई इस थीटा को अगर वेरिएबल लेते हैं तो इसका मान कुछ भी ले सकते हैं हम। अगर हम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखें अगर, और LHS हम ले लें, LHS ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बहुत अच्छी बात आ गई। तो ये हमारा बन जाएगा साइन 45 प्लस कॉस 45। इज इट क्लियर? थीटा की वैल्यू हमने लिए अपनी मन से। अब आप कहेंगे सर 45 क्यों लिए हैं, कुछ और भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, लेकिन एक समय पे एक ही मान तो लिया जाएगा। अभी ले रहा हूँ, फिर मैं ऐसा बता दे रहा हूँ कि आप 30, 60, 90, 180, 120 चाहे जो वैल्यू लेकर के रखना चाहोगे आप रख करके करिएगा, आपका काम है। मैं एक ही क्वेश्चन को 50 वैल्यू लेकर के थोड़े करूंगा, कंसेप्ट बता देता हूं, करते रहिए। डाउट हुआ पूछिएगा हमसे कमेंट करके। साइन 45 की वैल्यू हमको आती है, साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2 और प्लस कॉस 45 की भी वैल्यू हमको पता है 1/√2। शायद आपको ये बात पता होगी, होनी चाहिए। और जब इसको ऐड कर दिया जाएगा, मैं आगे लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा 2/√2। और अभी कुछ समय पहले मैंने आपसे बोला था कि जब कभी भी नीचे यानी डिनोमिनेटर जो हमारा है, डिनोमिनेटर हर अंडर रूट में आता है, तो इसका अंडर रूट केवल हम गायब कर सकते हैं किससे भाई? कैसे गायब कर सकते हैं? रेशनलाइजेशन, यस, परमेयीकरण से। यानी इसकी अगर हम परमेयीकरण कर दें तो परमेयीकरण कैसे होगा? 2 इसी का मल्टीप्लाई कर दो, इसका √2 अपॉन √2, बोलो भाई। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा? 2 बनाएगा। और ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? राइट हैंड साइड। बचा क्या? राइट हैंड साइड। मीन्स व्हाट? LHS जो हमारा है वह थीटा इक्वल टू 45 के लिए RHS के इक्वल है। मीन्स यह ऐसा इक्वेशन है जो थीटा इक्वल टू 45 के लिए सेटिस्फाइड होता है। क्लियर? लेकिन अगर इसी जगह पे, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसी जगह पे अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट था, अगर हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लें, मान लीजिए, तो ये बनाएगा साइन 30, LHS ले रहा हूं मैं, साइन 30 प्लस कॉस 30। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है, बोलिए हाँ। और जब आप इसको ऐड कीजिएगा LCM लेकर के 1/2 आएगा। मतलब ये वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड के कभी इक्वल नहीं हो सकती, नेवर। तो आप क्या कहिएगा कि ये ऐसा समीकरण है जो थीटा के इसके लिए तो सेटिस्फाई हुआ पर इस मान के लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऐसा रिलेशन, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का ऐसा रिलेशन
जो वेरिएबल के कुछ मान के लिए सेटिस्फाई होता हो, हम इसको समीकरण कहते हैं। ऐसा रिलेशन मतलब ऐसा संबंध, ये आपका बना समीकरण। क्यों? क्योंकि वेरिएबल यानी थीटा के कुछ मान के लिए सेटिस्फाई है। हाँ, कुछ मान आप कहेंगे अरे सर एक ही मान तो सेटिस्फाई कर रहा, नहीं यार, 45 के अलावा भी और मान होंगे जिनको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी मान हैं जिनके लिए सेटिस्फाई नहीं करता। अब आप कहेंगे ठीक है, इट्स ओके, क्या ऐसी भी कोई बात है जो सबके लिए संतुष्ट हो? यस, जो मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप इसका LHS लेते हैं तो यह बनाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लेना चाहते हैं? 45 ले लें, क्योंकि 45 लिया था तो 45 इसको भी ले लेते हैं। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बोले तो 45 है डियर। ये क्या बनेगा? स्क्वायर इसकी वैल्यू का 1/√2 का स्क्वायर, बोलो यस, और इसकी भी वैल्यू होगी 1/2 का स्क्वायर, और ये बनाएगा रूट गायब हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यस, स्क्वायर रूट गायब, स्क्वायर है तो गायब हो जाए, और आधा मिलकर 1 होगा, दैट विल बी राइट हैंड साइड। बोलिए हाँ, सही है। मतलब क्या है आपने देखा? आपने ये देखा कि थीटा इक्वल टू 45 के लिए यह भी सेटिस्फाइड है। यार ये वाला सेटिस्फाई हुआ था, 30 के लिए नहीं हुआ था, 30 के लिए नहीं हुआ था। तो जरा हम लोग 30 वाला देखते हैं कि क्या 30 भी होगा। आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब थीटा इक्वल टू हम 30 लेकर चलते हैं। याद रहे उसमें सेटिस्फाई नहीं किया था। यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस, ये आपका LHS है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब आप कहेंगे 30 की वैल्यू 1/2 अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया था, तो स्क्वायर हो गया, प्लस इसकी वैल्यू हमने लिया था ये, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये रूट गायब हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर, ये आप देख पाएंगे एलसीएम लेकर के 4/4 होकर के कैंसिल होकर क्या बना लेगा, दैट इज राइट हैंड साइड। मतलब क्या क्लियर हुआ? मैं बता दूं, सबको लेकर के मैं नहीं करने वाला हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं मालूम है? समीकरण और सर्वसमीका में डिफरेंस क्या है मेरे भाई। तो ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, कोई भी मान थीटा के सभी मान के लिए सेटिस्फाई नहीं है। यहां पर 90 रख, अलग अलग नहीं रख सकते, दोनों सेम है। ये नहीं कि यहां पे 45 रखें, यहां पे 30 रखें। वह कब होगा? जब यह 1 होता है या 2 होता है, दोनों सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम ली जाएगी। मतलब क्या कहता है कि थीटा की जगह पे चाहे जो मान लोगे आप ना, 11.5 डिग्री भी लोगे ना, तो भी हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा। वो काम बाद का है। अभी इतना समझिए, 2 वैल्यू मैंने रख के दिखा दिया कि दोनों सेटिस्फाई की, एक की एक नहीं की, मतलब एक तो नहीं की ना, यहां तो 2 को किया ना। 90 रखोगे तो भी होगा, 75 रखोगे तो भी होगा, 120 डिग्री रखेंगे तो भी होगा, इवन 0.5 डिग्री रखेंगे तो भी होगा। मतलब सर्व समीका का मतलब सभी के लिए, समीकरण मतलब कुछ के लिए, एक या एक से ज्यादा, 1 और मोर देन 1, बट नॉट एवरीवन, सभी के लिए नहीं, सभी ये क्या है? समीकरण है। अरे हाँ, गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ये समीकरण है, यह सर्वसमीका भी है। सभी सर्वसमीका मतलब आइडेंटिटी समीकरण होती हैं, पर जो इक्वेशन होते हैं वह सर्वसमीका नहीं होते। एक लाइन में एग्जाम में आया हुआ है, सभी सर्वसमीकाएं समीकरण होती हैं, परंतु सभी समीकरण सर्वसमीका नहीं होते। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। यही सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं
कि आप लोगों को ये बात क्लियर समझ में आई होगी क्या, व्हाट इज आइडेंटिटी और व्हाट इज इक्वेशन। ये हमारा है अलजेब्रा का टॉपिक। इसी तरह से जानते हो ना, जैसे आपने देखा है पढ़ते हुए यहाँ पे, जब डेप्थ में जाएंगे ना, अभी तो ये डेफिनेशन है, जब डेप्थ में जाएंगे तो एक से एक न्यूमेरिकल्स, एक से एक क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा के बाद ज्योमेट्री पे आते हैं। ज्योमेट्री की जब आप चर्चा करेंगे तो ज्योमेट्री में ढेर सारे टॉपिक्स आपको नजर आएंगे, उनको वन बाय वन हम लोगों को स्टडी करना है। क्या है भाई, सम डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन है, जिसको मेजर न किया जा सके, जिसकी लेंथ विड्थ ना हो, कुछ भी कांट बी मेजर। बिंदु है, लाइन क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है, इन सब की डेफिनेशंस यहाँ पे बताऊंगा मैं। उसके बाद लाइन और कोण, एंगल क्या है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं, कोणों के प्रकार क्या हैं। क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आ गया है कि 1125 डिग्री के एंगल को हम कौन सा कोण कहते हैं। तो जब टाइप्स ऑफ एंगल्स आप नहीं जानेंगे तो कैसे मालूम। मेजर क्लासिफिकेशन होता है कि 0 डिग्री, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। फिर उसके बाद एंगल्स को और क्लासिफाई हम लोग करने जाते हैं, तो एक्यूट एंगल आप जानते हैं, न्यून कोण, राइट एंगल आप जानते हैं, सम कोण, ऑब्ट्यूज एंगल जानते हैं, अधिक कोण। इस तरह से ढेर सारे कोण आपके बनते हैं। तो और भी हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ढेर सारी बातें हैं, उनकी चर्चा हम लोग वहाँ पे करेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, संपूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पूरक कोण कहते हैं, है ना, स्ट्रेट एंगल है, रिज कोण का, तमाम टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, उनकी चर्चा हम लोग। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे बोर्ड पर जो अभी लिखा हुआ दिख रहा है, 2 टॉपिक सबसे मेजर हैं, सर्कल एंड ट्रायंगल्स। सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की बात करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज की बात, भाई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग त्रिभुजों की चर्चा करते हैं तो आप लोग कहेंगे कि जैसे हम अभी एक क्वेश्चन कर दें, त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, तो तमाम आपके दिमाग में कुछ लोग कहेंगे 3 प्रकार के हैं, कुछ लोग कहेंगे 5 प्रकार के हैं, कुछ कहेंगे 6 प्रकार के हैं। खैर वो कभी एग्जाम में नहीं पूछता, जानकारी की बात है। त्रिभुज की बात तो आप लोग जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये त्रिभुज हो गया। जब टाइप्स में जाते हैं तो ये 3 कैटेगरी में बढ़ता है, बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं पर आधारित, बेस्ड ऑन एंगल्स, कोणों पर आधारित, फिर एक भुजा और कोण दोनों की हम लोग बात करते हैं, जिसमें नाम मैं ले लेना चाहता हूँ। अगर भुजाओं की बात किया जाए, विषमबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में स्कैनल कहते हैं, हिंदी बोलते हुए निकल रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी समझिएगा, जब लिखाऊंगा तो सारी बातें होंगी। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। विषम में तीनों भुजाएं डिफरेंट होती हैं, समद्विबाहु में 2 भुजाएं इक्वल होती है, तीसर की डिफरेंट होती है, समबाहु में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। कोणों पर आते हैं, अधिक कोणीय त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोणों के आधार पे हमने क्या बोला, अधिक कोणीय, समकोणीय, न्यून कोणीय, ये 3 त्रिभुज होते हैं। और एक होता है समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज, मतलब भुजा भी आती है, कोण भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज की भी बात हम लोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग थ्योरम्स कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। जैसे पाइथागोरस है, पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। किसी समकोणीय त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस थ्योरम। इसका एप्लीकेशन होता है
पाइथागोरस आता है ना आप लोगों को, उसका एप्लीकेशन होता है। क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं। जैसे दीवार है, एक सीढ़ी लगा दिया, सीढ़ी थोड़ी खिसक गई तो सीढ़ी ऐसे है, एक कण हो गया, बेस हो गया, लंब हो गया, पाइथागोरस आ जाएंगे। पाइथागोरस हर उस जगह आ जाएंगे जहाँ पर त्रिभुज समकोणी बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, पाइथागोरस अप्लाई होंगे। पाइथागोरस का एप्लीकेशन बना करके कुछ सब थ्योरम्स भी बनाते हैं, उप प्रमेय भी बनाते हैं हम लोग। उप प्रमेय बनती है, जब पढ़ेंगे तो चर्चा होगी। थेल्स प्रमेय की बात हम लोग करते हैं, अपोलिनियस प्रमेय की हम लोग बात करते हैं। त्रिभुजों से क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रॉपर्टी अक्सर एक सवाल सीजीएल में आता है और भी एग्जाम्स में आ रहे हैं। क्या भाई? समरूप त्रिभुज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिमिलरिटी की हम लोग बात करते हैं, कांग्रुएंसी की बात करते हैं, सर्वांग समता की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि त्रिभुजों पर अभी हम लोगों ने देखा एसएससी में क्वेश्चन आ रहा है आजकल, जैसे किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर दी गई हैं। कहेगा बताइए कैसा त्रिभुज बनेगा? तो आप बता देंगे कि तीनों भुजाएं डिफरेंट हैं तो विषमबाहु बनेगा। नहीं जी नहीं, जरूरी नहीं है कि 3 भुजाएं दी गई हैं तो त्रिभुज बने ही। अभी सीजीएल में क्वेश्चन आया था हाल ही में, हाँ ये वैल्यू अलग अलग होगी, सवाल यही था। ठीक है, कहता है कि जब तक 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा नहीं होगा, मोर देन द थर्ड साइड, लार्जेस्ट साइड जो है बड़ा नहीं होगा, तब तक त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इन दोनों का सम जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए हर हाल में योगफल, तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ट्रायंगल्स में बनेंगे। तमाम थ्योरम्स हैं। जैसे समरूपता की अगर हम लोग बात करें, समरूप त्रिभुज संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए तो समरूप कहलाता है। उस पर बनता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बार बार आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे अगर आपको याद है और इसका एप्लीकेशन है, जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, नौकरी आपके दरवाजे पर होगी। सबसे बड़ी बात तो है जानकारी के अलावा कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है भाई। कंपटीशन बीट करें हम किसी भी अच्छे मार्क्स से। 2 सम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, शब्दों में अंतर नहीं पाएंगे और ऐसे ही आपको भी तैयारी करनी है। याद रखिए, इस लेवल पे जब आएंगे हर सब्जेक्ट हर विषय को लेकर के, तब जाकर के चयन बिल्कुल जैसा होता है ना एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, डर लगने लगा। जिस दिन डर खत्म होगा हमारा सिलेक्शन श्योर है। तो कैसे होगा? जब इस तरह की जानकारी हमको होगी। कैसे भाई? 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बिल्कुल एकदम क्लियर। यहीं पर जब मैं बढ़ा दूंगा, इस चीज को मिला दूंगा, तो ऐसे बनता है कि इन्हीं 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, संगत माध्यिकाओं, संगत कोणों के समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब 3 थ्योरम एक में कंपेयर। ऐसे स्टडी करेंगे मेरे भाई, सिलेक्शन कहाँ जाएगा। तो ये हमारी ट्रायंगल्स की बात है। ट्रायंगल्स पे खूब ढेर सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। सर्कल की बात करते हैं। सर्कल की अगर बात हम लोग करें तो सर्कल ये है, तो ऐसे सर्कल नहीं होता। इसकी प्रॉपर्टी है कि जैसे ये जो पाथ आपका जा रहा है ना, जो लोकस है, इसे बिंदुपथ कहते हैं, ये सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना, ये सब पॉइंट्स हैं, इस पर ढेर सारे पॉइंट्स हैं, असंख्य बिंदु हैं, सबको मिला दिया हमने। तो ये डिस्टेंस अगर इक्वल है इस सेंटर पॉइंट से, चारों तरफ की, इधर की भी सारी डिस्टेंस अगर इक्वल हैं, तब ये डायग्राम आपका सर्कल कहलाएगा। और ये जो फिक्स सेंटर है, जो फिक्स पॉइंट है ना, जो पॉइंट है, इसको हम लोग वृत्त का केंद्र, इस सर्कल का सेंटर कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ना, सब आपस में इक्वल, ये सब इसकी रेडियस कहलाती हैं, त्रिज्याएं। और किसी एक पॉइंट से अगर एक राउंड आप लगा लेंगे ना, तो इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं। देखिए इसी के अंदर कितनी बातें हैं। एक टुकड़ा अगर छोटा सा, किसका, परिधि का छोटा सा टुकड़ा उठा लेंगे, तो इसको हम लोग आर्क कहते हैं, यानी चाप कहते हैं। तमाम बातें हैं। जैसे कि सर्कल को थोड़ा मैं यहाँ ले लूँ, क्योंकि वो कई रेखाएं हो गई हैं ऐसे, और ये आपका सेंटर पॉइंट है।
मैंने कहा कि यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट्स हैं और भी जगह पे हैं। इन दो पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है भाई। और जैसे जैसे ये जीवा ना किसके केंद्र के पास आती जाती है, इसकी लेंथ बढ़ती है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही सेंटर से होकर के पास होती है, यह जो जीवा है दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये सबसे लंबी जीवा। इससे लंबी जीवा आप इसमें नहीं खींची जा सकती। इतनी बराबर और बन सकती हैं, असंख्य बन सकती हैं, पर इससे लंबी नहीं। इसीलिए इसको हम लोग डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास जो होता है सेंटर है तो ये इधर त्रिज्या, इधर त्रिज्या, त्रिज्या का नहीं रेडियस का डबल होता है। ये सारी चीजों पर सभी पर क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, सब पर क्वेश्चन बनता है। एक एक पॉइंट है, जैसे पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर अगर हम एक लाइन स्पर्श टच करती हुई, जैसे ये लाइन हमने खींच दी, यहाँ पर हमने लाइन खींच दी टच करती हुई, तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन ऑफ द सर्कल, स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा से ढेर सारे सवाल बनते हैं आपके। और अगर कोई लाइन हम ऐसे खींच दें, ये जीवा नहीं है डियर, जीवा ये थी, जीवा ये थी, जीवा ये थी, ये स्पेशल जीवा है, व्यास कहते हैं। लेकिन एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे, दो पॉइंट ये टच कर रही है तो टेंजेंट है, और ये छेदती हुई निकल जा रही है तो इसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, सेकेंड लाइन कहते हैं, SECANT, सेकेंड लाइन, सेकेंड कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। जब ये सारी चीजें अब इस पर तमाम थ्योरम्स जनरेट होती हैं। थ्योरम्स जैसे थ्योरम्स की बात करते हैं हम लोग, जैसे सर्कल है, अब जैसे आपको दे देगा कि किसी वृत्त का केंद्र O है। देखिए मैं सवाल पढ़ रहा हूं और सॉल्व कर रहा हूं। किसी वृत्त का केंद्र O है, उसकी एक जीवा AB 6 सेंटीमीटर की है। ये लेंथ 6 दिया है, मान लीजिए हमने लिख दिया। वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा। कहता है कि जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी क्या होगी। दूरी हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। अब ये दूरी आपसे पूछ रहा, मतलब अगर हम नाम दे दें तो OM पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक थ्योरम लगती है। क्या थ्योरम है भाई? कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। तो यार जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 5 दिया ही है, 10 दिया था व्यास तो आधा 5 हो गया। और ये आपसे पूछ रहा है, तो अब आप बता दो ना। देखो ना ये क्या दे रहा था सवाल, किस चीज का, वृत्त का। अब कौन महोदय आ गए, पाइथागोरस। क्यों, मैंने बोला था ना कि जब समकोण त्रिभुज बनेगा पाइथागोरस आ जाएगा। 5 है 3 है, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, मतलब गारंटी हल करिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वो है सवाल। तमाम तरह के, जैसे एक सवाल आपको बता दें थ्योरम के आधार पर, जैसे कहता है किसी वृत्त का केंद्र O है, ये मैं सलूशन बना रहा हूं। किसी वृत्त का केंद्र O है, इसकी जीवा AB, PQ भी कह सकता है, मैं AB ले रहा हूं, थोड़ा इजी है आपके लिए। AB इस प्रकार है कि OAB कोण, एंगल OAB इक्वल टू 40 डिग्री, ये सवाल दिया हुआ है। OAB 40 डिग्री है, तो कहता है लघु वृत्त खंड, ये देखो लघु वृत्त खंड, ये वाला और ये वाला ऐसा दीर्घ वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड में जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होगा। मतलब वो कहता है लघु वृत्त खंड में जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होगा, यानी x का मान क्या होगा। ये सवाल है। डायग्राम देखिए, फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। किसी वृत्त का केंद्र O है, उसकी एक जीवा AB इस प्रकार है कि कोण OAB बराबर 40 डिग्री, तो जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड में
परिधि पर बना कोण क्या होगा, ये सवाल है। अब इस सवाल को आप शब्दों में पढ़कर डायग्राम जनरेट करेंगे, उसके बाद थ्योरम लगाएंगे। कैसे कहेंगे सर जी इसको मिला दो, तो ट्रायंगल की एक प्रमेय लग गई कि रेडियस रेडियस बराबर है, तो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं माय डियर। ये क्या बन जाएगा बोलो यार, 40 बन जाएगा। बराबर भुजा बराबर कोण, एक थ्योरम है, जब पढ़ाऊंगा तब, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर थियरम तो पढ़ेंगे, लेकिन थियरम आए और एप्लीकेशन पढ़ना हो, कंपटीशन इजी हो जाएगा। हमें पता है कि इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, तो 40 40 80 यानी यह कितना हो गया 100। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं और रिलैक्स होकर हाई लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा। ये तो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं कि ज्योमेट्री एग्जैक्टली सर्कल है क्या चीज़। देखिए क्या थ्योरम लग गई, एक थ्योरम अप्लाई हुई भुजा वाली, दूसरी हुई त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। फिर कहता है इसको रचना कर दीजिए। आप लोगों ने हाई स्कूल तक में रचनाएं पढ़ी होंगी, हमने मिला दिया। एक थ्योरम यहां पे लगती है कि केंद्र पर बना कोण परिधि में उसी वृत्तखंड में परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये दोगुना होता है तो यह आधा होगा। अगर ये माय डियर 100 है तो यह कितना हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा। इसके बगैर कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। ये चीज़ आपको सीखना ही होगा और सीख जाएंगे, इजी है। 100 का आधा 50, 50 का दोगुना 100, सीधी बात है। हमेशा होगा अगर सेंटर है तो, ओ है तो। अब अगला 3 लग चुकी है, चौथी प्रमेय और लास्ट जो आंसर देगी। आप यहां से भी आ सकते हैं, लेकिन प्रमेय लगाना पड़ेगा, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज एक शब्द आएगा, क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, अभी उसमें मैंने लिखा हुआ है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। इसका 180 होगा, इसका 180 होगा। तो ये 50 है, तो 180 लाने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 180 से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। जाकर के देखेंगे तमाम एग्जाम्स में सवाल रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सब। तो मेरे भाई सर्कल पर जब इस तरह की बात की जाएगी, इस लेवल की बात की जाएगी, तब जाकर के हम लोग ज्योमेट्री को कवर कर पाएंगे। अरे भाई ज्योमेट्री में केवल इतना ही नहीं है ना, ज्योमेट्री में तो सर्कल के बाद क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स में क्या पढ़ना मालूम है, रेक्टेंगल को पढ़ना, स्क्वायर को पढ़ना है, मतलब वर्ग, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, सम चतुर्भुज रोम्बस, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, और पॉलीगॉन जिसमें पेंटागन और हेक्सागन होगा आपका, यानी सम पंचभुज और सम षष्ठभुज की हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने पॉलीगॉन्स की बात कर दी। और उसके बाद हमने रख रखा है कि जो कुछ अगर आपको डाउट लगता है छूटा उटा, इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, कुछ चैप्टर्स हैं मिसलेनियस, यानी विविध प्रश्नावली इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारा सेक्शन हो गया ज्योमेट्री का। जब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स के क्लासिफिकेशन की, ज्योमेट्री फिनिश, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो आप जानते ही हैं, इट्स वेरी सिंपल, फार्मूले का खेल है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 आइटम हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, यानी 3 मेन हुए, साइन, कॉस, टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का मतलब ये, साइन की बात हम लोग करते हैं, साइन ए होता है, इसको ज्या कहते हैं, लेकिन हम लोग लिखते केवल बस इतना है, छोटे में लिखते हैं। साइन मतलब है, इसको पढ़ना है, लेकिन लिखेंगे अंग्रेजी में जाएंगे तो सिन पढ़ाएगा। सिन मतलब पाप, पाप होता है इसका मतलब। और साइन का मतलब SHINE भी होता है, साइन मतलब चमकना। और साइन एक और होता है, सब उच्चारण अलग अलग हैं, जो साइन कहते हैं आप, सिग्नेचर जब करते हैं आप, उच्चारण सब अलग अलग है, सबके अर्थ अलग हैं, लेकिन हम किस साइन की बात कर रहे हैं, इस वाले साइन की बात कर रहे हैं, और लिखेंगे हम ऐसा, याद रहे। तो 3 मेजर आइटम दिखे, साइन, कॉस, टेन, और 3 का उल्टा हो गया क्रमशः कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है, उल्टा हो गया।
इन्हीं 6 का ऑपरेशन हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। जब सूत्र हो जाता है तो एक सवाल अक्सर आता है हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का। तो अगर इस ट्रिग्नोमेट्री की बात करें हम लोग थोड़ा सा, तो ट्रिग्नोमेट्री को भी देख सकते हैं आप कि ट्रिग्नोमेट्री कितने भागों में बट करके हमारे सामने आ रही है। वही जो मैं बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक 6 ठो हैं। ऑपरेशन ऑफ टीआर, टीआर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यही चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को टीआर हम लोग बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब वो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, 6 आइटम है केवल, और पूरी त्रिकोणमिति 6 पे डिपेंड करती है, ठीक है। टीआर इन क्वाड्रेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्वाड्रेंट्स का मतलब चतुर्थांश, आप पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट में भी चर्चा होगी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन, जैसे ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, और उनके अलावा जो बचते हैं वो सब नेगेटिव। मतलब ऑल पॉजिटिव, बात ही खत्म हो गई। साइन और कॉसेक पॉजिटिव, मतलब शेष सेकंड में क्या हो गए, माइनस। वो कैसे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वहाँ पर चर्चा होगी। क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात होगी, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा था, उसी तरह से 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह की चर्चाएं हम लोग यहाँ पर करेंगे। फार्मूले का एप्लीकेशन क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना, ये समझ लीजिए एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन के किसी भी एंगल की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, बहुत होगी तो 1 होगी, और -1 से कम कभी नहीं हो सकती, याद रखिएगा। वो कैसे आता है, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें हैं, यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल का मतलब टाइम, आप पहले सिलेबस डिस्कस कर लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस की हमने बात की डी है, हाइट एंड डिस्टेंस आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग आते हैं सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री के बाद मेंसुरेशन में, आप जानते हैं कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। मेंसुरेशन 2 तरह का होता है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 2D और 3D। 2D और 3D की जब हम लोग बात करते हैं मेंसुरेशन में, तो 2D में आपको मिलेगा आयत, वर्ग, त्रिभुज, क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल πr², आप जानते हैं, ठीक है। परिमाप की बात हम लोग करते हैं, परिधि की बात करते हैं 2πr, है ना। क्वाड्रिलेटरल्स में वही बातें हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सबके फार्मूले की बात करेंगे। पॉलीगन्स की बात करेंगे, पॉलीगॉन्स का मतलब इस तरह से जो पेंटागन हो गई, सम पंचभुज, सभी भुजाएं आपस में क्या हो गई भाई, बराबर हो गई। फिर हेक्सागन की बात कर लेंगे, सम खष्टभुज की, लेकिन याद रहे सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी डियर, बराबर होंगी, ठीक है। आयत के बारे में आप जानते ही हैं, आयत हो गया, सभी भुजाएं बराबर हो गई तो वर्ग हो गया। ट्रायंगल्स में तमाम ट्रायंगल्स हैं, है ना। इस तरह से जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये हमारा मेंसुरेशन 2D हो गया। जब हम लोग 3D की बात करते हैं कि मेंसुरेशन से 3D पे आ जाएं, तो 3D में क्यूबाइड की बात कर लेते हैं, घनाभ, घनाभ क्यूबाइड, है ना। ये चीज़ देखिए ना, बन गया कितना अच्छा। क्यूब, जो डाइस आप लोग पढ़ते हैं, पासा, क्यूबाइड और क्यूब में केवल बस यही अंतर है कि इसकी सभी जो एज हैं, कोरें आपस में इक्वल होती हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है, इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सिलेंडर की हम लोग बात करते हैं, बेलन की बात करते हैं। इस तरह से बेलन 2 प्रकार का होता है। एक जो लकड़ी की बल्ली आप लोग देखते हैं पूरा ठोस रहती है, वह राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है, लंब वृत्तीय बेलन कहलाता है जो पूरा ठोस होगा। और एक होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है खोखला बेलन, जैसे पानी का पाइप, बीच में खाली होगा, ठीक है। कोन की बात करते हैं, कोन का मतलब जो सॉफ्टी आइसक्रीम आप लोग खाते हैं, शंकु की बात करते हैं हम लोग। फ्रस्टम की बात करते हैं, फ्रस्टम का मतलब ये है कि जैसे कोई कोन है ना, ऐसे कोन है, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो जब काट दिया जाएगा
तो यह जानते हैं कैसा बनाएगा, ऐसे बनाता है। मतलब जो आपका गमला होता है या बाल्टी होती है या चाय वाली ग्लास होती है, चाय वाली ग्लास थोड़ा जो दुकानों पे मिलती है, ये सब जो है आपके फ्रस्टम यानी छिन्नक इसको बोलते हैं। स्फीयर को आप लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, स्फीयर को हम लोग गोला बोलते हैं। गोला और वृत्त में अंतर है। वृत्त जो है वो 2 डायमेंशन है, गोला यानी स्फीयर जो है वो 3D है। क्रिकेट की बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ठोस में ये सब कहलाते हैं स्फीयर। अगर जैसे कि ये सर्कल है ना, स्फीयर है, इसको अगर आधा कट कर दिया जाए, जैसे नींबू को आप आधा कट कर देंगे तो यह ऐसा बन जाएगा, यह कहलाता है हेमी स्फीयर। स्फीयर का अगला पार्ट हो जाएगा। फिर प्रिज्म की हम लोग बात करते हैं, पिरामिड की बात करते हैं। बहुत अच्छा, ये एडवांस में बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ से। और सबसे अच्छा जो है टेट्राहेड्रॉन की बात करते हैं, समचतुष्फलक की बात करते हैं। समचतुष्फलक ऐसा पिरामिड होता है जिसकी सभी कोरें आपस में क्या होती हैं भाई, इक्वल होती हैं। समचतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। ये आपका पूरा 3D का लगभग 300 क्वेश्चंस इस पर आपको टोटल मिलेंगे। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आपका मेंस्ट्रुएशन 3D हो गया है ना। फिर उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन 2D 3D से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति की आप बात करेंगे। आप लोगों को कहीं पर कोई भी चीज़ जल्दी लगे तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाँ, जैसे एक टॉपिक है जो भी ट्रिग्नोमेट्री, मैं पूरी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ भाई। पूरे जो भी कंपटीशन है, कुछ जगह पर ये नहीं आता, वो मैं पढ़ाते समय बता दूंगा कि एसएससी सीजीएल वाले इसको फोकस करें और जो एसआई वगैरह वाले हैं इसको फोकस ना करें, इसका वीडियो ना पढ़ें। जो काम की चीज़ है वहाँ पढ़ें, आप मत पढ़ना, सिलेबस को समझ लो। क्या पता आने वाले समय में कोऑर्डिनेट को शामिल कर दे तो फिर से आप उसको पढ़ेंगे। नहीं, पढ़े रहिए, तैयार किए रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए 100%, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी है। कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है दूरी निकालने का। केंद्रक की बात करते हैं। त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, x1 x2 y1 y2 x3 y3 करके, है ना। सेक्शन फार्मूला क्या होता है भाई, इसकी बात m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे करके। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा सीधी रेखा की बात करते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने एडवांस में डाल दिया है पहले से। सर्कल का इक्वेशन यहाँ से क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट की जैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट के बाद आ जाते हैं डेटा एनालिसिस पर। इसको डेटा इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं भाई। डेटा एनालिसिस की जब हम चर्चा करते हैं तो डेटा एनालिसिस में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन देखिए सामने आ गया, चाहे डेटा एनालिसिस कहिए चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन कहिए, बोथ आर सेम। 4 सेक्शन बस होते हैं। पाई चार्ट की हम लोग बात करते हैं, अक्सर सवाल आता है। लाइन ग्राफ्स की बात करते हैं, हिस्टोग्राम्स की बात करते हैं, दंड आरेख कहते हैं हिंदी में, बार ग्राफ भी इसको कहते हैं। सिंगल भी आता है, डबल आता है, ट्रिपल आता है, ठीक है, उनकी बात। फिर टेबुलेशन की बात करते हैं, बैंक पीओ में बहुत ज़्यादा आता है इसमें, ठीक है। तो इनकी बात हम लोग करते हैं, ये चल करके चर्चा जब होगी, जब पढ़ाई किया जाएगा तब। उसके बाद डेटा एनालिसिस के बाद हम लोगों का सीधे सीधे मिसलेनियस आता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मिसलेनियस की जब हम लोग चर्चा करेंगे, मिसलेनियस में आपको एडवांस के ढेर सारे टॉपिक मिलेंगे और ये लास्ट टॉपिक है। और मिसलेनियस हमने रखा है, मैंने कहा ना, किसी एग्ज़ाम में चीज़ें न पूछी जा रही हों इसका यह मतलब नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों कि आगे नहीं पूछी जाएंगी। पैटर्न बदल रहा है, कंपटीशन का लेवल हाई होता जा रहा है, वो कभी भी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं। आप पहले से तैयार रहिए। मैं पढ़ाते समय ये कोर्स भी पढ़ाऊंगा। क्या है भाई, सेट थियरी के क्वेश्चंस कभी कभी नज़र आ जाते हैं, मैपिंग प्रतिचित्रण की बातें आ जाती हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से अक्सर सवाल आते हैं। यूपीएसआई वाले भी सतर्क हो जाएंगे, हालांकि मैं उसकी बात कर दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस बढ़िया बन रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी के
सॉरी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं लगातार। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक अछूता है। आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ के तैयार रखो, चाहे वो जहां क्लासिफाई किया गया हो। बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ से यूनिट डिजिट वगैरह में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में जा करके हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक देखिए, आप लोग कहेंगे तो रीजनिंग का टॉपिक है यहाँ से। नहीं जी, मैथमेटिक्स में भी सवाल आते हैं, मैं इनको भी पढ़ाऊँगा। कैलेंडर की चर्चा की जाएगी, क्लॉक्स की बात की जाएगी, घड़ी की बात की जाएगी, दो सुइयों के बीच में कोण क्या बनेगा, 4:35 पर मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कोण क्या होगा, या जब दर्पण में देखा जाएगा तो कितना टाइम दिखाएगा। ये थोड़ा सा मैंने एडिशनल ले रखा है, पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, आजकल इनके क्वेश्चंस की संख्या कभी कभी आ रही है। कुछ लोग तो पढ़ाते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, लेकिन हमें तैयार रहना है। शेयर का मतलब जो शेयर मार्केट की हम लोग बात करते हैं उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। स्टॉक्स की बात हम लोग करेंगे, महाजनी बट्टा की बात हम लोग करेंगे। बैंकर्स डिस्काउंट, डिस्काउंट इज अनदर थिंग, डिस्काउंट अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट जो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के साथ बात किया था, यहाँ पर हमारा है बैंकर्स डिस्काउंट। आपने सभी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ तो एकदम क्लियर कट समझ ली होगी कि जो मैथमेटिक्स का हमारा सिलेबस है, देखिए सब पर लगभग टिक लग चुका है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरिथमेटिक की हम लोग चर्चा करते हैं तो अरिथमेटिक में कुल मिलाकर लगभग 25 से 30 टॉपिक आपको मिलेंगे। टॉपिक्स, लेक्चर्स, क्वेश्चंस। एल्जेब्रा के अंदर लगभग 10 टॉपिक्स मिलेंगे, राउंड फिगर में लिख रहा हूं। वो नंबर्स का मतलब टॉपिक बढ़ते घटते हैं, 2 टॉपिक को मिला के पढ़ लिया। जैसे मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस एक जगह लिख रखा है, उसको चाहें तो 3 टॉपिक बना दें हम। व्यक्तियों पर आधारित अलग बना दें, ट्रेन पर आधारित अलग बना दें, ट्रेन और व्यक्ति अलग बना दें, एक नाव धारा मैंने अलग लिया ही है, कई सेक्शन बन जाते हैं। कई जगह पे चाल समय दूरी निकल लेते हैं हम लोग बोल करके, ठीक है। ज्योमेट्री पे भी आपको लगभग इसमें, ये तो काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर भी लगभग 30 टॉपिक से ज़्यादा ही आपको मिलने वाले हैं। टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, सब टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा हमने कर दी। मेंसुरेशन में आपने देखा ही क्या था भाई, 2D वाले में आयत था, वर्ग था, वृत्त था, त्रिभुज थे, चतुर्भुज थे, समबाहुभुज थे, यानी 6 टॉपिक यहाँ पे हो गए। इसमें क्या था, 10 टॉपिक। 3D वाले में 10 टॉपिक कौन से, घनाभ था, घन था, बेलन था, खोखला बेलन था, शंकु था, छिन्नक था, प्रिज्म था, पिरामिड था, समचतुष्फलक था और एक गोला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक आपके आ गए। अर्धगोला तो मैंने बात ही नहीं किया, मतलब अलग से टॉपिक नहीं बनाया। स्फेरिकल सेल, स्फीयर से ही है। स्फेरिकल सेल का मतलब गोलीय कोश। जैसे क्रिकेट की बॉल एक लेदर वाली होती है जो ठोस होती है, और एक हम लोग जो खेलते हैं, आप लोग अक्सर खेलते हैं, उससे भी खेलते होंगे, जो बीच से काटो तो भीख मांगने का कटोरा जैसे ऐसे होता है, खाली होता है, बीच में दबाते हैं पिचक जाती है, बीच में खाली रहती है। लेदर वाली बॉल अंदर सॉलिड होती है। तो जो क्रिकेट की बॉल जिसको दबाते हैं पिचक जाती है, यानी अंदर प्लास्टिक की बॉल ले लो भाई, प्लास्टिक की बॉल को अगर आधा आप काटिएगा तो बीच में खाली ऐसे मिलेगा, पूरा पानी भर जाएगा। तो जो प्लास्टिक वाली गेंद है बीच में खाली है, उसी को हम लोग स्फेरिकल सेल कहते हैं, गोलीय कोश कहते हैं। एक सॉलिड की बात करेंगे, एक इसकी बात करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें मिला करके जब हम लोग बात करते हैं, 3D है, 2D है, इस तरह के टॉपिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैंने बात कर दी। डेटा एनालिसिस में 4 मुख्य बातें हमने कर दी। क्या बात की, पाई चार्ट की बात किया डेटा एनालिसिस में, वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा समझ में आएगा। मैंने क्या बात किया, पाई चार्ट की बात किया, हिस्टोग्राम की बात किया, लाइन ग्राफ की बात किया, टेबुलेशन की बात किया। 4 पॉइंट हैं। मैंने शुरू में कहा था जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मिसलेनियस में ढेर सारी चर्चा हमने की, आप देखा क्या चर्चा की, सेट थियरी की बात की, परम्यूटेशन की बात की, कॉम्बिनेशन की बात की, प्रोबेबिलिटी की बात की, बाइनोमियल थ्योरम की बात की। बोलो भाई, सब देखो ना वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर के। ये सारी चीज़ें मिल करके जो अब मैथमेटिक्स को जो आप देख रहे हैं केवल इतने में आप देख रहे हैं,
कि घंटे भर से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, सब टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के अंदर टॉपिक। जब इन टॉपिक्स को आप कमांड कर जाएंगे, तैयार कर जाएंगे, जिस दिन इसके क्वेश्चन से आपको डर लगना बंद हो जाएगा। अरे यार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% चलो, 100% क्यों जा रहे हो, जाओ, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 90% तो हम इजीली कवर कर सकते हैं। और 90% अगर आपने कवर किया, कॉन्फिडेंस आया दिल में, उसके बाद एग्ज़ाम दे करके आएंगे, सोए रहेंगे। कोई कहेगा रिजल्ट आया है, चलो, आप कहें क्या यार, हो ही गया होगा, छोड़ो जाने दो, लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर, तो देखा जाएगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस प्यारे दोस्तों अगर आप लाएंगे तो आप समझ लीजिए कि हम जरूर सफल होंगे। आपकी सफलता में मेरी सफलता है। आप नहीं सफल होते हैं तो हमारे इस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। आज हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, सिलेबस का डिस्कशन। वैसे तो मैं आपको एक लाइन और कहना चाहूँगा कि जब अर्थमेटिक में स्टार्ट करूँगा तो फिर से वो सारा इंट्रोडक्शन एक एक चैप्टर का होगा। अब इस पूरी एनालिसिस को हम लोग लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। आगे आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। आगे वीडियो देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, अर्थमेटिक का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। यहीं से हम लोग पुनः मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।